गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने पूरा गैसियस एक्सचेंज समझ लिया था और जो हम लास्ट चीज डिस्कस कर रहे थे वो था ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। मैंने आपको इसके अंदर कुछ बेसिक बातें समझा दी थी, लेकिन कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम इसे फिर से डिस्कस करेंगे एक बार। अब इसमें और बहुत सी बातें समझनी रह गई हैं। तो देखो, लास्ट क्लास में मैं आपको इतना समझा के गई थी कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है जो बोहर ने दिया था। बोहर ये समझाना चाह रहा था कि जितना इम्पोर्टेंट हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को उठाने का काम दिया गया है, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो और फिर वो ऑक्सीजन टिश्यूज को डिलीवर हो। तो ऐसा किन कंडीशंस में होगा, वही बोहर कर्व यानी कि ये कर्व समझाता है। ये सब समझाने से पहले इसने एक डाटा दिया, हमने जो लिखा था लास्ट क्लास में, कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होता है वैसे वैसे एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इंक्रीज होती है। मतलब अगर कहीं भी बॉडी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ज्यादा नहीं उठाएगा बल्कि छोड़ देगा, और जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा उठाएगा। तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पर कितने HbO2 को उठा रहे हैं उसको हम परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ Hb कहते हैं। परसेंटेज सैचुरेशन का मतलब, अगर टोटल 100 Hb हैं तो 100 Hb में से अगर 50 HbO2 उठा रहे हैं तो मैं कहूंगी इस पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही आपके बॉडी में 100 ही Hb हैं, मैं सिर्फ आपको डाटा समझाने के लिए बोल रही हूँ। वरना याद करो, हमारे पास ना जाने कितने तो आरबीसी हैं और हर आरबीसी में 260 से 300 मिलियन Hb मॉलिक्यूल्स थे। तो ऐसा नहीं कि 100 है, वो सिर्फ हम डाटा समझने के लिए बोल रहे हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको 10, 20, 30 और कहा था मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारे आर्टीरियल ब्लड में 95 से 96 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। हर किसी के लिए मैंने परसेंटेज सैचुरेशन बताया था और कहा था कि जब 95 से 96 mm ऑफ Hg होता है तो लगभग 97 से 98% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होता है। मतलब आउट ऑफ 100 ऑलमोस्ट 100 के 100 O2 कैरी कर रहे थे। तभी हमने कहा था कि अगर इसके बाद में PO2 और ज्यादा इंक्रीज करूंगी तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जब 100 के 100 Hb O2 कैरी कर ही रहे थे तो फिर मेरा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाने का फायदा क्या है, उठाएगा कौन Hb को। ठीक है, तो लास्ट क्लास वाला फिर से ग्राफ एक बार मैं बना रही हूँ, देखेंगे सब। यहाँ हमने इस ग्राफ में यहाँ लिया था परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ Hb को और यहाँ लिया था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी। एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग हमने ये ग्राफ बनाया। हमने कहा हम 0 से शुरू होंगे, 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे करते करते हमने सैचुरेशन चेक करी और हमने कहा कि सैचुरेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ओवरऑल ये ग्राफ एस शेप का आ रहा है। जब इस तरह से मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, मेरी बात मत मानो कि एस शेप का आएगा। जो मैंने वैल्यूज आपको लिखाई थी वो एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके देख लेना। उस ग्राफ को प्लॉट करोगे तो आपको इसी शेप का ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ को हमने एस शेप्ड ग्राफ
या सिग्मोइडल कर्व कहा था, और कहा था कि जब ये लगभग 96 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है तब ये लगभग 100% सैचुरेटेड है। ये ग्राफ हमने बना लिया था और हमने कहा, फिर से जो मैंने डाटा लिखाया था एक बार फिर बोल रही हूं, आर्टीरियल ब्लड में PO2 था 95 से 96 mm ऑफ Hg। इस PO2 पर 98% या अप्रॉक्स 100% सैचुरेशन था और इस समय हर 100 ml खून में 20 ml ऑक्सीजन था। सारा डाटा याद करो, सब चीजों को आपस में रिलेट करो। क्या कहा मैंने? आर्टीरियल ब्लड में ये डाटा था आर्टीरियल ब्लड के लिए। आर्टीरियल ब्लड में PO2 था 95 से 96 mm ऑफ Hg। इस समय हमने कहा कि सैचुरेशन लगभग 98% या 100% हो गई है, इस ग्राफ से भी दिख रहा है। और हमने कहा था इस समय हर 100 ml खून में 20 ml ऑक्सीजन होता है, जिसमें से 5 ml was given to tissues और बाकी का 15 ml वेनस रिटर्न हो गया था। याद आ रहा है? सब बातों को रिलेट करो आपस में। आराम से बता रही हूं बिल्कुल ये टॉपिक, वी डोंट हैव टू रश हेयर। हमने ये सब कहानी पहले से पढ़ रखी है, अब बस हम इनको आपस में सब रिलेट कर रहे हैं। आर्टीरियल ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो हम मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर अटेन कर पाते हैं वो है 95 से 96 mm ऑफ Hg। बोहर का कर्व बताता है कि इतने पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन ऑलमोस्ट 100% सैचुरेटेड होता है। मतलब अगर 100 Hb है तो एटलीस्ट उनमें से 98 तो O2 कैरी कर ही रहे होंगे, क्योंकि बाकी का 2% डिसॉल्व हो चुका होगा प्लाज्मा में। और परसेंटेज की जगह इसको मैं वॉल्यूम में देखूं तो हर 100 ml खून में 20 ml ऑक्सीजन है। अब इस 20 ml ऑक्सीजन में से 5 ml डिलीवर हुआ था टिश्यू को अंडर नॉर्मल कंडीशन। स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे, अंडर नॉर्मल कंडीशन। बाकी का 15 ml वेनस रिटर्न हो गया था। अब वेनस ब्लड के अंदर, इसी वेनस ब्लड के अंदर याद करो, PO2 था 40 mm ऑफ Hg। याद आया? और बोहर के ग्राफ की कैलकुलेशंस देखो, 40 mm ऑफ Hg पर कितना सैचुरेशन है? 72%। अब अपने भाषा में, जब हीमोग्लोबिन टिश्यू के पास गया था तो 100% सैचुरेटेड था, 100 के 100 HbO2 कैरी कर रहे थे। जब ब्लड टिश्यू के पास से लौट के आया, यानी कि वेनस ब्लड बन के आया, तब 100 में से 72 HbO2 को वापस ले आए। 100 ले गए थे और वापस भी कितने ले आए? 72। तो 100% माइनस 72% किसको देके आए हैं? टिश्यू को। और अगर इसको वॉल्यूम वाइज देखें तो वो कितना आया था? 5 ml। ठीक है, तो यही बात हमने इस ग्राफ में भी देखी और अपनी भाषा में भी इसको हमने समझ लिया। जितना हमारा अभी तक इस चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग था हमने सब रिलेट कर लिया। फिर हमने कहा हम नहीं चाहते कि बार बार इस ग्राफ को 100% सैचुरेशन तक पढ़ें, हम इसे थोड़ा कम तक ही पढ़ना चाहते हैं। तो मान लो
मैं कहती हूं अगर यहाँ 100% सैचुरेशन है तो यहाँ कहीं 50% सैचुरेशन होगा। जिस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड होता है उसे हमने कहा था P50। याद आ रहा है सबको? फिर बता रही हूं, बहुत कंफ्यूजन होती है, मुझे पता है, आई नो कि आप लोगों को डाउट कहाँ आएगा, इसलिए फिर बोल रही हूं। P मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, 50 मतलब 50% सैचुरेशन। ये वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है जिस पर हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड रहेगा। ये हीमोग्लोबिन का 50% यहाँ हम लिखते हैं। ठीक, सिर्फ हमने ये वैल्यू इसीलिए लिखी कि मैं हर बारी अपना ग्राफ 100% सैचुरेशन तक स्टडी करने के लिए वेट नहीं कर सकती। हम एक्सपेरिमेंट्स करते हुए ऐसे तरीके निकालते हैं कि हमारा जल्द से जल्द इंटरप्रिटेशन में आ सके, एनालिसिस में आ सके। हमें एक्सपेरिमेंट्स को देरी तक नहीं पहुंचाना, जल्द से जल्द कंक्लूजन्स निकालने हैं। ठीक, तो मैं जो बातें आपको लिखा गई थी वो ये सब हैं। एक बार देखो, हमने लिखा था दिस ग्राफ डिपिक्ट्स एज द पार्शियल प्रेशर of oxygen increases, as the partial pressure of oxygen increases, comma, the affinity of Hb for O2 also increases. The affinity of Hb for O2 also increases. नेक्स्ट मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखवा के गई थी। P50 ऐसे लिखना जैसे मैंने लिखा था, लिखा हुआ है तो बस सुनो। P50 इज दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। P50 इज दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कॉमा, एट विच हीमोग्लोबिन Hb at which hemoglobin is 50% saturated, at which hemoglobin is 50% saturated. Next देखो, under normal conditions, this P50 equal to 25 से 30 mm of Hg. Under normal conditions, सामने लिखा है मैंने, this P50 is equal to 25 से 30 mm of Hg. फिर बोल रही हूं एक बार, मतलब जब इतना पार्शियल प्रेशर होता है तब 100 में से 50 HbO2 कैरी कर चुके होते हैं। ठीक है, और जब 95 से 96 तक पहुंचेगा तब तक 100 के 100 Hb ऑलमोस्ट O2 कैरी कर रहे होंगे। अब हम इसी ग्राफ में कुछ एक नई बात समझेंगे। सब एकदम ध्यान से सामने देखेंगे। अभी तक हमने हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को जोड़ना सीखा, डिसोसिएशन की बात अभी भी नहीं आई है। तो अब मैं आपसे सवाल करती हूं, ऐसा क्या होगा जो हीमोग्लोबिन टिश्यू को ऑक्सीजन देकर आएगा? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हीमोग्लोबिन गया तो सही, लेकिन टिश्यू के पास पहुंचने पर उसका मूड चेंज हो गया, उसने कहा मैं क्यों दूं इसे, मैं लाया हूं, मैं अपने साथ ही रखूंगा। तो ऐसी क्या कंडीशंस क्रिएट करता है टिश्यू कि हीमोग्लोबिन मजबूर हो जाए उसे ऑक्सीजन देने के लिए? तो ऐसा सिचुएशन मानो ये सामने टिश्यू है, टिश्यू के दरवाजे पर हीमोग्लोबिन खड़ा हुआ है।
हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन लेके आया है। टिश्यू ने कहा कि भाई मुझे ऑक्सीजन दे, तो हीमोग्लोबिन ने कहा तू मुझे कुछ ऐसे कंडीशन क्रिएट करके दिखा कि मुझे लगे कि मेरे को ये ऑक्सीजन तुझे दे देना चाहिए। मतलब टिश्यू में कुछ ऐसा चेंज है जो हीमोग्लोबिन रिकॉग्नाइज करके अपने से ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन अपने से ऑक्सीजन को तोड़ देता है और ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर हो जाता है। ठीक, अब इसी ग्राफ में देखो जरा, ये मैं कहती हूं नॉर्मल ग्राफ है और मैं एक हिडन ट्रायल कर रही हूं। मैं इस ग्राफ को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रही हूं। ठीक, व्हाइट वाला लाइन नॉर्मल ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड वाला लाइन राइट हैंड शिफ्ट डिपिक्ट कर रहा है। अब जरा मुझे देख के बताओ, राइट हैंड शिफ्ट क्या बताता है? सैचुरेशन 100% से कम हो रही है। अगर यहां 100% से कम है तो यहां भी कम हो जाएगी। या मैं कहूं इस ग्राफ का जो P50 है, ये याद करो व्हाइट लाइन, ये था पुराने वाला P50 और अब ये देखो ये है नया P50। ध्यान से सुनोगे, पहले P50 था 25 से 30 mm ऑफ Hg। ठीक, न्यू P50 है 40 mm ऑफ Hg। मतलब पहले हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत बढ़िया थी, और जब एफिनिटी बहुत बढ़िया थी तब 100 में से 100 में से 50 HbO2 कैरी कर रहे थे। किस पर? इतने पार्शियल प्रेशर पर। अब मैं कह रही हूं हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो गई है। क्यों? जो नया P50 है वो 40 mm ऑफ Hg है, जबकि पहले वाला ग्राफ देखो नॉर्मल ग्राफ में 40 mm ऑफ Hg पर 72% सैचुरेशन हो रहा था। नाउ 40 mm Hg पर 50% सैचुरेशन हो रहा है। P50 का मतलब यही तो होता है, हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेशन कर रहा है? सिर्फ 50%। तो अगर पहले इतने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर 72 HbO2 कैरी कर रहे थे, तो अब ऐसा क्या हो गया कि 40 mm ऑफ Hg पर ही सिर्फ 50% कैरी कर रहे हैं। सीधी बात है कि एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन कम हो रहा है, और कम हो रहा है मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से डिसोसिएट होकर उसको छोड़ रहा है। तो अब स्टेटमेंट सुनना, एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ P50, सुनना सिर्फ, बाकी मैं लिखाऊंगी। एनी इंक्रीज in the value of P50 depicts decrease in affinity of hemoglobin for oxygen, resulting in right hand shift in curve and Hb dissociates from oxygen so that this oxygen can be delivered to tissues। याद रखना है, बढ़िया हीमोग्लोबिन वही है जो कम से कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर ज्यादा से ज्यादा एफिनिटी दिखाएगा। अगर मैं कहूं कि मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को 100 mm ऑफ Hg कर रही हूं, 200 mm ऑफ Hg कर रही हूं, अब मेरा हीमोग्लोबिन बहुत बढ़िया काम कर रहा है,
तो ये कोई अच्छा काम नहीं है। इतना ऑक्सीजन होने पर काम करने लगा तो क्या फायदा? फायदा तो तब है ना जब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हो, तब भी वो स्ट्रगल मारे अच्छे से कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचा के आऊंगा। दैट मीन्स अगर 25 mm ऑफ Hg पर हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट हो रहा है तो वो उसका बेस्ट काम कर रहा है। और अगर खराबी में वो 40 mm ऑफ Hg पर 50% सैचुरेशन कर रहा है, मतलब अब उसका काम अच्छा नहीं हो रहा, उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। तो अब इस ग्राफ को फिर से देखेंगे। ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हमने ये ग्राफ नॉर्मल वाला सिर्फ इसलिए बना के रखा है कि हम उसको यूज कर सकें कंपैरिजन के लिए। मैंने कहा मैंने नॉर्मल से इसको शिफ्ट किया तो जो मेरा नया P50 है वो पहले से आगे बढ़ गया। पहले ये यहाँ पर मान लेते हैं 25 पर था, अब ये जाकर के 35 या 40 पर पहुंच गया है। 25 से 35 पहुंच गया, लेकिन अभी भी 100 में से 50 ही HbO2 कैरी कर रहे हैं। दैट मीन्स अब इस हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम हो रही है। तो देखो मैं क्या लिख रही हूं, राइट हैंड शिफ्ट इन ग्राफ डिपिक्ट्स द डिक्रीज इन एफिनिटी ऑफ Hb for O2 resulting in HbO2 dissociation, resulting in HbO2 dissociation। ठीक है, अब जरा एक एक कंडीशन सुनो, ऐसा क्यों होगा। अगर HbO2 को छोड़ रहा है तो पहली बात पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा होगा, क्योंकि हमारा ग्राफ की कहानी शुरू यहां से हुई थी। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा Hb की एफिनिटी बढ़ेगी, परसेंटेज सैचुरेशन बढ़ेगी। तो उल्टा भी तो सही होगा, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन भी कम होगी, जिससे डिसोसिएशन होने लगेगा। सो फर्स्ट कंडीशन है डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बताओ, अगर PO2 कम हो रहा है तो कोई तो गैस होगी जो बढ़ भी रही होगी। तो सीधी बात है, PO2 कम होना यानी कि CO2 बढ़ना, कोरिलेटेड है ये सब बातें। PO2 बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली CO2 कम हो रहा होगा, क्योंकि अपने पास दो ही गैसेस का मिक्सचर है, या तो O2 या CO2। तो मान लो ये मेरा लिवर टिश्यू है, इस लिवर टिश्यू में ये सब सेल्स हैं। ये सब सेल्स सेल्यूलर रेस्पायरेशन कर रहे हैं, मतलब हर एक सेल खाना लेता है, ऑक्सीजन की मदद से तोड़ता है, एनर्जी बनती है, CO2 बनता है, पानी बनता है। तो देख रहे हो हर एक सेल में क्या चीज खत्म हो रही है, ऑक्सीजन, और किसके लेवल्स बढ़ रहे हैं, CO2 के। मतलब अपनी बॉडी में जो भी टिश्यू लिविंग कंडीशन में है, जिंदा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, वो ऑक्सीजन खत्म कर रहा है और ऑक्सीजन को यूज कर लेता है, तो उस रिएक्शन में ऑब्वियस है कि CO2 बनेगा, क्योंकि हम सिर्फ एरोबिक ऑक्सीडेशन ही करते हैं। ठीक, एक आध एक्सेप्शन है, उसे छोड़ दो, बाकी हम हर जगह एरोबिक करते हैं। तो देखो पहला कंडीशन भी तो यही था, डिक्रीज इन PO2, क्योंकि ऑक्सीजन खाने को तोड़ने में यूज हो गया। दूसरा कंडीशन है इंक्रीज इन PCO2। ये यूज हुआ तो बाय प्रोडक्ट CO2 भी तो बना,
उससे किसके लेवल्स बढ़ गए हैं? PCO2 के। सुनते जाना एकदम ध्यान से। मुझे पता है कि इस टॉपिक में आपको डाउट्स आने ही आने हैं, इसलिए मैं साथ साथ ऑलरेडी आपको बता रही हूँ डाउट कहाँ कहाँ आने वाले हैं। फिर भी नहीं आएगा तो आप उसे फिर से बार बार सुनिए इस वीडियो को, और वरना हम डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहली बात डिक्रीज इन PO2 हुआ, दूसरा बात इंक्रीज इन PCO2 हुआ। अब तीसरा सुनो, अगर CO2 ज्यादा है तो CO2 के साथ पानी जुड़ेगा, H2CO3 बनेगा, H2CO3 टूटेगा तो H प्लस HCO3 माइनस बनेगा। तो देखो H प्लस इंक्रीज हो गए, किसके इंक्रीज होने की वजह से? PCO2 लेवल्स के। तो PCO2 लेवल्स इंक्रीज हुए, इंक्रीज इन H प्लस हुआ, H प्लस इंक्रीज होगा तो pH डिक्रीज होगा। सो थर्ड कंडीशन, इंक्रीज इन H प्लस, डिक्रीज इन pH। समझते जाना, सबसे पहले ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हुआ, उस वजह से हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो गई और उसने ऑक्सीजन से खुद को अलग कर लिया, डिसोसिएट कर लिया। दूसरा वजह, अगर O2 कम है तो CO2 ज्यादा है, CO2 ज्यादा है तो CO2 प्लस पानी H2CO3 बना, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड टूटा तो H प्लस प्लस बाइकार्बोनेट आयन बने। दैट मीन्स किसके लेवल्स इंक्रीज हो गए? H प्लस के, और H प्लस बढ़ेगा तो क्या कम हो जाएगा? pH। ठीक, नेक्स्ट, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ध्यान से सुनना आप जरा इसे। इंक्रीज इन टेम्परेचर होना मतलब फीवर आना। जब भी हमारे बॉडी में बुखार है, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो हमारे बॉडी में हर सेल का खाने का डिमांड बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक सेल स्ट्रगल करने लगता है कि नए टेम्परेचर को मैं कैसे झेलना सीखूं। इस चक्कर में देखो, आप अपने ऑब्जर्वेशन से देखो, जब हमें फीवर होता है तो हमें भूख नहीं लगती, मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं होती, और वीकनेस बहुत ज्यादा फील हो रही होती है। क्यों? जो हमारा हंगर सेंटर होता है वो हाइपोथैलेमस यानी कि ब्रेन में होता है, वो काम करना बंद कर देता है, तो हमें भूख फील होनी बंद हो जाती है, या खाने का टेस्ट नहीं आता, इच्छा नहीं कर रही होती खाने की। लेकिन हमारे बॉडी का हर एक सेल हाई टेम्परेचर की वजह से, बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से परेशान है और अपना मेटाबॉलिज्म हाई कर देता है। वो कहता है मैं ज्यादा से ज्यादा खाना तोड़ूंगा, क्योंकि एक तो बाहर से मिलना बंद हो गया है और इस हीट के चक्कर में मैं ज्यादा परेशान हो रहा हूँ, बॉडी में बहुत गर्मी हो रही है। तो जब हर एक सेल ज्यादा ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन, ज्यादा खाने का ब्रेकडाउन करेगा, तो हर एक सेल का ऑक्सीजन डिमांड भी तो इंक्रीज हो जाएगा, और ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगा, दैट मीन्स मुझे किसका डिसोसिएशन ज्यादा चाहिए? Hb और O2 का। तो HbO2 डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा जब भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। एंड लास्ट थिंग, इंक्रीज इन BPG या DPG। पहले इसको 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरॉल कहते थे, अब इसको 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल कहते हैं। आपके लिए एक ही बात है, ये क्या है ये सुनो आप लोग। BPG एक प्रोडक्ट है जो ग्लाइकोलिसिस से बनता है इन RBC। ग्लाइकोलिसिस क्या है नहीं पढ़ा है अभी तक, तो आगे आपको बॉटनी में पढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल ये देखो, हमारे बॉडी के सेल्स में, RBCs में एक प्रोसेस हो रहा है, एक मैकेनिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जिसका एक प्रोडक्ट बनता है BPG। अगर तो BPG नॉर्मल बनता रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ
कि बीपीजी एक्स में बनने लग गया, फिर क्या दिक्कत होगी? एक्सेस लेवल्स ऑफ बीपीजी की वजह से हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाती है। मतलब मैंने हीमोग्लोबिन के आगे ऑक्सीजन रखा, बीपीजी रखा। पहले था ऑक्सीजन बहुत ज्यादा, बीपीजी बहुत कम, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा हो रहा था। अब क्या हुआ? ऑक्सीजन उतना ही है, लेकिन ये बीपीजी थोड़ा बढ़ गया। पता लगा हीमोग्लोबिन उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा। इसने कहा ऑक्सीजन को छोड़ो, अब मैं इससे जाकर के बॉन्ड बनाऊंगा। तो रिजल्ट क्या हुआ? ऑक्सीजन फ्री हो गया और हीमोग्लोबिन किसके साथ बिजी हो गया? बीपीजी के साथ। तो ऐसा होना बहुत रेयर है, क्योंकि ऐसा हो रहा है तो बॉडी में कोई मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट आ गया, बॉडी में रिएक्शंस में कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भी HbO2 को छोड़ देगा। ये बीपीजी एक तो मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट से बढ़ता है, और कुछ हार्मोन्स हैं जैसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन है, एपिनेफ्रिन हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है। ये हार्मोन्स भी कभी कभी गलती से बीपीजी के लेवल्स नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज करवा देते हैं। डिटेल में नहीं जाना है, हम बीपीजी का डिटेल नहीं पढ़ रहे, हम बस ये पढ़ रहे हैं कि एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर बीपीजी इज मोर देन ऑक्सीजन। सो फाइनली ये सारी कंडीशंस अगर होती हैं तो कहीं भी टिश्यू में, ब्लड में, एनीवेयर, तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाएगी। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाएंगे और ऑक्सीजन उसे मिलेगा जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम था, या CO2 लेवल्स ज्यादा थे, या H+ लेवल ज्यादा थे, या डिक्रीज इन pH था, और इंक्रीज इन टेम्परेचर था, और इंक्रीज इन बीपीजी लेवल था। दैट मीन्स ये सारी कंडीशंस ये वाले ग्राफ को खत्म कर देंगी और इस ग्राफ को इधर शिफ्ट कर देंगी। हम ये ग्राफ सिर्फ रेफरेंस के लिए बना रहे हैं। तभी तो मैं कहूंगी ना, अगर मैं कहूंगी मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं कहूंगी ना ये मेरे राइट साइड में खड़े हैं। अब मैं यहाँ हुई नहीं तो मैं कहूंगी ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। इसीलिए ये जो है ये रेफरेंस है, और अब ये ग्राफ इधर शिफ्टेड है। और राइट हैंड शिफ्ट में नया P50 पहले से ज्यादा है। अगर P50 पहले से ज्यादा है, दैट मीन्स एफिनिटी ऑफ Hb फॉर O2 कम हो रही है। क्योंकि पहले, फिर बोल रही हूं वही बात, पहले 25 mm ऑफ Hg पर 50 HbO2 कैरी कर रहे थे, अब 35 mm ऑफ Hg पर 50 कैरी कर रहे हैं। दैट मीन्स पहले से एफिनिटी क्या हो गई है? कम। ठीक, अब आप ये वाला ग्राफ एक बार फिर से बनाएंगे और उसमें ये राइट हैंड शिफ्ट मार्क करेंगे। जो पहले बनाया था उसे छोड़ दो ऐसे ही। ये वाला ग्राफ एक बार फिर से बनाना है। ये ग्राफ फिर से बना लोगे, उसके बाद नीचे लिखोगे, राइट डाउन राइट हैंड शिफ्ट RHS, राइट हैंड शिफ्ट इन ग्राफ, right hand shift in graph depicts dissociation of Hb from O2. Depicts dissociation of Hb from O2. So this means there is decrease in affinity of Hb. So this means there is decrease in affinity
of Hb for O2. Decrease in affinity of Hb for O2. Next time. So this RHS in tissue can occur. So this RHS in tissue can occur, comma, under the following conditions. So this right hand shift in tissue can occur under the following conditions. ऐसे ही लिखोगे जैसे मैंने लिखा था. नंबर 1, decrease in PO2. Number 2, increase in PCO2. Number 3, increase in H+. इसके ब्रैकेट में लिखोगे CO2 plus water H2CO3 और वो टूटा तो बना H+ plus HCO3-. समझ आ जाएगा ये कहाँ से आया. थर्ड और फोर्थ का रीजन, इंक्रीज इन H+, डिक्रीज इन pH. CO2 बढ़ा, वो ज्यादा पानी से जुड़ा तो ज्यादा कार्बोनिक एसिड बना, वो ज्यादा टूटा तो H+ बढ़ गए, H+ इंक्रीज हो गए मतलब pH कम है, एसिडिक pH. नंबर 5, इंक्रीज इन टेम्परेचर. इंक्रीज इन टेम्परेचर. इंक्रीज इन टेम्परेचर के ब्रैकेट में लिखना ड्यूरिंग फीवर द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन फॉर टिश्यूज increase. During fever, the demand of oxygen for tissues increase. Last 6 point, increase in BPG या DPG. Increase in BPG या DPG. पहले तो फुल फॉर्म लिखो इसी के ब्रैकेट में 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरॉल और 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल. एक ही बात है आपके लिए, इट इज द सेम थिंग. 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरॉल या 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल. फुल फॉर्म लिख दी तो उसी के नीचे लिख दो HB has more affinity. HB has more affinity for 2,3-BPG than O2. HB has more affinity for 2,3-BPG than O2. ठीक है, तो ये सब कंडीशंस हो गई राइट हैंड शिफ्ट की. हाँ जी, अब सामने सुनेंगे फिर से सब ध्यान से. इंक्रीज इन P50 depicts
decrease in affinity of Hb for O2. इस स्टेटमेंट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो, दिमाग में जरा सा जोर डालो और समझो। यही लाइन मैं 4-5 बार बोल चुकी हूं, इस ग्राफ में समझा भी चुकी हूं, सब सामने देखेंगे। अगर P50 इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले से सैचुरेशन 50% करने में ज्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है कि एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन कम हो रही है ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन वो हीमोग्लोबिन अच्छा है जो कम से कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर हीमोग्लोबिन से बाइंड करे। अगर ज्यादा पार्शियल प्रेशर पे बाइंड करेगा तो उसका कोई बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा। इस इफेक्ट को बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। बोहर्स इफेक्ट इज एंटागोनिस्ट, उल्टा है हाल्डेन्स इफेक्ट का। कंपैरिजन करते हैं, पहले बोहर्स इफेक्ट सुनते हैं। बोहर इफेक्ट कहता है, सुनोगे सब सामने, जब PCO2 लेवल्स बढ़े, H+ लेवल्स बढ़े, pH कम हुआ, तब राइट हैंड शिफ्ट की कंडीशंस क्रिएट हुई। तब Hb और O2 का डिसोसिएशन हुआ और तब O2 डिलीवर हुआ टिश्यू को। सुनना ध्यान से। बोहर ने बताया कि टिश्यू को ऑक्सीजन मिलने की वजह और कोई नहीं, CO2 है। जैसे हाल्डेन ने बताया था कि एल्वेलाई तक CO2 पहुंचने की वजह और कोई नहीं, ऑक्सीजन है। उसे बाद में देखते हैं, पहले ये समझते हैं। बोहर ने कहा कि जब CO2 लेवल्स बढ़े, PCO2 लेवल्स बढ़े, उसकी वजह से H+ लेवल्स बढ़े, उसकी वजह से pH कम हुआ, उसकी वजह से राइट हैंड शिफ्ट हुआ, यानी कि एफिनिटी ऑफ Hb फॉर O2 कम हुई। इससे Hb और O2 का डिसोसिएशन हुआ और तब ये O2 डिलीवर हुआ टिश्यूज को। और राइट हैंड शिफ्ट में हमने देखा कि सीधा सीधा P50 पहले से ज्यादा हो जाता है। So increase in P50 depicts that there is decrease in affinity of Hb for O2। और ये हम कोई खराब काम नहीं कह रहे, यही होना चाहिए बॉडी में, तभी तो O2 टिश्यू को मिलेगा। ये कोई खराबी नहीं है कि हीमोग्लोबिन खराब हो गया। इससे एडवर्स सिचुएशन एक आ सकती है, वो भी बताती हूँ, लेकिन यही कंडीशन चाहिए। मैं फिर बोल रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना कि हमें ये ग्राफ चाहिए था, ये सिर्फ रेफरेंस है, होना यही है शिफ्ट। तभी तो बोहर की बात प्रूव होएगी कि जितना इम्पोर्टेंट हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन को उठाना था, उतना ही इम्पोर्टेंट हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन को डिलीवर करना है। ठीक है, तो लिखोगे अब जरा 4 लगा के इम्पोर्टेंट पॉइंट। if there is an increase in P50, if there is an increase in P50, comma, it depicts
decrease in affinity of Hb for O2 if there is increase in P50, comma, it depicts decrease in affinity of Hb for O2. ब्रैकेट में लिखना बोहर्स इफेक्ट, बोहर्स इफेक्ट। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन, so as per बोहर्स इफेक्ट, नेक्स्ट लाइन में, so as per बोहर्स इफेक्ट, comma, oxygen gets delivered to tissues, so as per बोहर्स इफेक्ट, comma, oxygen gets delivered to tissues, comma, due to increase in the levels of PCO2. Oxygen gets delivered to tissues due to increase in levels of PCO2. ठीक है, अब इसके ब्रैकेट में लिखना जैसे मैंने लिखा था, when PCO2 increase, जैसे जैसे मैंने लिखा है फ्लो चार्ट फॉर्म में, H plus increase, pH decrease, right hand shift, HbO2 dissociation, O2 delivered to tissues. सेम ऐसे फ्लो चार्ट बना दो, HbO2 dissociation and O2 delivered to tissues. ठीक है, अब मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देती हूं। अगर आपको सब कहानी समझ आ गई तो पहले तो ये स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। मैं कह रही हूं इफ P50 बिकम्स 95 to 96 mm of Hg, अपने लैंग्वेज में इमेजिन करो। मैम कह रही हैं कि पार्शियल प्रेशर 96 है और हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन 50% है। तो नया कंडीशन क्या है, 96 mm of Hg पर सैचुरेशन हो रहा है 50%। अब आप कहोगे ये तो पहले वाले से बहुत हालत खराब हो गई है, पहले इतने पर 100% सैचुरेशन था। सो सुनना, नॉर्मल कंडीशंस में 96 mm of Hg पर 100% सैचुरेशन था, और अब मैं कह रही हूं 96 पर सिर्फ कितना सैचुरेशन है, 50%। तो आप कहोगे पहले 96 पर 100% ले जाते थे, 100 के 100 Hb ले जाते थे, तब 72 तो लौट के आ जाते थे एज सच, और लगभग 30 के करीब ही थे जो देकर के आते थे टिश्यू को। सो नॉर्मल सिचुएशन में अगर 100 Hb ऑक्सीजन लेकर पहुंचते हैं टिश्यू के पास, तो अप्रॉक्स सिर्फ 30 टिश्यू को देते हैं, यानी कि 5 ml 5 ml, और बाकी का 15 ml विनस ब्लड रिटर्न था, यानी कि बाकी के 72% तो वापस ले आते थे। अब Hb ने कहा कि भाई ऑक्सीजन के लेवल्स बॉडी में बहुत कम हैं और मेरी एफिनिटी खराब हो गई है। तो कहा गया Hb से भाई ऑक्सीजन के लेवल्स में कोई गड़बड़ नहीं है, ऑक्सीजन के लेवल तो पहले जितने थे अब भी उतने ही हैं। तो हीमोग्लोबिन को समझ आ गया कि मेरी ही एफिनिटी में गड़बड़ है। जहां मैं पहले 100 के 100 उठा लेता था,
अब मैं सिर्फ कितने उठा पा रहा हूँ, 50। तो HB ने क्या डिक्लेयर कर दिया, मैं खराब हूं, ना तो मैं ऑक्सीजन उठा पा रहा हूं और ना ही मैं किसी टिश्यू को दूंगा। क्यों? अब ये खराब वाला हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर टिश्यू के पास पहुंचा। टिश्यू ने कहा भाई दे मेरे को। तो इसने कहा कि भाई तू जरा देख, जितने ऑक्सीजन तेरे पास है उतने ही तो मेरे पास है, मैं ज्यादा ला ही कहाँ पाया हूँ। जब मैं 100 लाता था तो तुझे 30 देता था, अब मैं लाया ही 50 हूँ तो तुझे कैसे दे दूं कुछ। मुझे तो 72 वापस ले जाने होते थे और मैं खुद कम ले जा रहा हूँ 50 ही। तो टिश्यू से हीमोग्लोबिन ने कहा कि भाई अब ना दोनों बराबर हो गए हैं, ना तेरे पास कुछ है ना मेरे पास कुछ है तेरे को देने के लिए, तो अब मैं तुझे कुछ नहीं दे के जाऊंगा। तो टिश्यू ने कहा कि भाई वापस जा लंग के पास, कुछ लेके आ फिर मुझे दियो। उसने कहा यही तो गड़बड़ हो गई है, मैं ले ही नहीं पा रहा हूं, मैं लोडिंग ही नहीं कर पा रहा हूं ऑक्सीजन की, तो तेरे पास अनलोडिंग कैसे करूं। इसी सिचुएशन को हम एस्फिक्सिएशन या सफोकेशन कहते हैं। बॉडी में गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, लेकिन सर्कुलेट नहीं हो रही क्योंकि हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव है, विच रिजल्ट इन डेथ। ठीक है, तो अब नीचे एक नोट लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नोट लिखो, इफ P50 becomes 95 से 96 mm of Hg, comma, it means there is huge decrease in affinity of Hb for O2. It means there is huge decrease in affinity of Hb for O2. So this Hb neither shows loading nor unloading of oxygen. So this Hb neither shows loading nor unloading of oxygen, resulting in asphyxiation. एस्फिक्सिएशन के ब्रैकेट में लिख देना सफोकेशन, रिजल्टिंग इन एस्फिक्सिएशन या सफोकेशन। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बना के दे देता है तो आपको समझ आता है अब कि अगर P50 वैल्यू बढ़ती जा रही है तो हीमोग्लोबिन में खराबी आती जा रही है। चलो अब नेक्स्ट देखो, यहाँ एक लास्ट चीज इस ग्राफ के बारे में। ये देखो, अब उसी ग्राफ में आप ये एक और चीज दिखा सकते हैं, लेफ्ट हैंड शिफ्ट। फिर से रेफरेंस के लिए मैंने नॉर्मल बनाया, इसके हिसाब से लेफ्ट हैंड शिफ्ट। अब देखो, लेफ्ट हैंड शिफ्ट हमने बना तो लिया, लेकिन क्या ये एक्चुअली में पॉसिबल है? जब मेरा ग्राफ यहाँ 100% सैचुरेट हो गया था, अब 100% से ज्यादा क्या होता है? ये थोड़ा ना कोई सेंस होगी कि 100 से 110% हो गया, ऐसा तो ग्राफ होता ही नहीं है। तो कल को अगर आपसे पूछ ले लेफ्ट हैंड शिफ्ट इन कर्व मीन्स, तब ना नॉर्मल से रेफरेंस नहीं है, राइट हैंड शिफ्ट से रेफरेंस है। तो लेफ्ट हैंड शिफ्ट अपनी बॉडी में कुछ नहीं है। अगर
ये दो ग्राफ हैं, एक राइट में है, एक लेफ्ट में है। राइट वाले के लिए ये रेफरेंस है, लेफ्ट वाले के लिए ये रेफरेंस है। राइट हैंड शिफ्ट बताता है कि एफिनिटी ऑफ Hb फॉर O2 कम हो रही है, तो लेफ्ट बताता है कि बढ़ रही है। ये बताता है एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन होगा तो ही ना डिसोसिएशन होगा। तो डिसोसिएशन करवाने के लिए हमने कंडीशंस पढ़ी। ऐसे ही देखो लेफ्ट हैंड शिफ्ट में देख रहे हो P50 पहले से भी कम हो गया। अब अगर P50 कम हो रहा है, इसका मतलब है कि एफिनिटी ऑफ Hb फॉर O2 और बढ़िया हो रही है। अगर पहले वो 50 HbO2 उठाने के लिए 25 mm of Hg मानते थे, तो अब कहते हैं हम 20 में ही उठा लेंगे। तो एक्चुअली में लेफ्ट हैंड शिफ्ट और राइट हैंड शिफ्ट यही दो चीजें हैं। जो बीच का नॉर्मल ग्राफ था वो मैंने हटा दिया, क्योंकि वो सिर्फ कंट्रोल था। एक्सपेरिमेंट करते हुए हमें रेफरेंस समझना था। अब जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे राइट में कुछ है, मेरे लेफ्ट में कुछ है, तो मैं रेफरेंस थी। अब अगर दो लोग खड़े हैं और मैं हूं ही नहीं बीच में से, तो आप बता सकते हो ना कि ये राइट में है, ये लेफ्ट में है। ठीक है। सो एक लाइन लिखो, लेफ्ट हैंड शिफ्ट LHS, left hand shift LHS in graph depicts association of Hb with O2. LHS in graph depicts association of Hb with O2 means there is increased affinity of Hb for O2. Means there is increased affinity of Hb for O2. ठीक है। ये वाला कंडीशन का हम कोई ऐसे रीजन से लिखेंगे कि PCO2 कम हो, ज्यादा हो, O2, ऐसा हमें नहीं याद करना, क्योंकि ये डिसोसिएशन कर्व था। एसोसिएशन कब होता है आप जान गए हो, जैसे जैसे PO2 लेवल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे एफिनिटी ऑफ Hb फॉर O2 बढ़ेगा। LHS हम फीटल हीमोग्लोबिन के केस में देखते हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। ठीक है। ये वाला लेक्चर सुनना है ध्यान से, एक बार नहीं 4 बार सुनो। ये ग्राफ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। चलो, थैंक यू। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।